नमस्कार दोस्तों, हमारी जो प्रीवियस पेपर की सीरीज चलाई जा रही है ये हमारे आगामी पेपरों को देखते हुए चलाई जा रही है। अब तक हमारे जितने भी पेपर कंप्लीट हुए हैं उत्तराखंड में उन सभी को अपना उठा लिया गया है और उन क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक जितने क्वेश्चन उन सब बनाए जाते हैं सबको अपना पूरी डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। ये हमारी एक सीरीज है जो प्रीवियस पेपर की चलाई जा रही है। यदि आप अभी तक इससे नहीं जुड़े तो आप एक बार जुड़ो, पिछले पेपर देखो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस पेपर को शुरू करते हैं। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। हर टॉपिक से हमारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। जितने भी टॉपिक हैं हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण जो अब अपडेट होकर टॉपिक जोड़े गए हैं उन सबसे क्वेश्चन उठाए गए हैं। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा साहित्य से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? सुमित्रा पंत को हिंदी साहित्य पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? सुमित्रा पंत जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं पूछा, यहां पूछा गया है हिंदी साहित्य पुरस्कार सुमित्रा पंत को किस रचना के लिए दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं गिरजा का घंटा, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चिदम्बरा। बात कर लेते हैं सुमित्रा पंत के बारे में, जो क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं इनसे। बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1900 में। कहा? कोसानी में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि 1977 में प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कहां हुई थी? तो बताना इलाहाबाद, प्रयागराज में इनकी मृत्यु होती है 1977 में। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके अन्य उपलब्धि जो है, इनके उपनाम। बहुत सारे उपनाम है सुमित्रा पंत के, आपको याद रखना। जैसे इन्हें क्या बोलते हैं? गोसाई दत्त या गोसाई दत्त वास्तविक नाम बताया जाता है। जबकि अन्य जो नाम है इनके, इन्हें मोती भी बोला जाता है। किस व्यक्ति को मोती बोला जाता है? तो बताना सुमित्रा पंत को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य नाम इनका आता है सुधाकर प्रिय। सुधाकर प्रिय भी इन्हीं का ही नाम है, मोती है, ये भी आपको याद रखना है। और नाम इनके जो बोला जाता है इन्हें उपनाम के साथ ही लक्ष्मण बोला जाता है। लक्ष्मण तो किसके नाम है? ये सब आपको याद रखना है, सुमित्रा पंत के नाम है। गोसाई दत्त, मोती, सुधाकर प्रिय और लक्ष्मण। अब बात कर लेते हैं इनकी अन्य उपलब्धि जो पुरस्कारों से संबंधित रहेंगी। याद रखना, एक ही पॉइंट में हम अपना सबको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। बात कर लेते हैं इनके पुरस्कार के बारे में कि इन्हें 1960 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो बताना हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? हिंदी साहित्य पुरस्कार इन्हें दिया गया है। कब? 1960 में। बात कर लेते हैं किस रचना के लिए? तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है काला और बूढ़ा चांद। काला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा पंत को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया था 1960 में। सन भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही 1968 में इन्हें हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये हिंदी साहित्य के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, सुमित्रा पंत। अब बात कर लेते हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1968 में किस रचना के लिए दिया गया था? तो याद रखना, इन्हें दिया गया था चिदम्बरा के लिए। किसके लिए दिया गया है? चिदम्बरा के लिए। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पुरस्कार वाली उपलब्धि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सुमित्रा पंत की जो हमारे एग्जाम में आने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको याद रखना है एक एक रचना। जैसे बात कर लेते हैं इनकी प्रथम कविता जो थी, तो प्रथम कविता आती है इनकी गिरजा का घंटा। गिरजा या गिरजे का घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना वीणा, अन्य रचना में वीणा। उसके बाद पल्लव, पल्लव के बाद गुंजन, युगांतर या युगांत। उसके बाद युग वाणी,
अन्य रचनाएं में जो आपको याद रखना, ताज इनकी महत्वपूर्ण है, याद रखना। ताज के बाद बे आंखें, ताज बे आंखें। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना आपको जो महत्वपूर्ण पूछी जाती है, मेघनाद वध, मेघनाद वध इनकी रचनाएं हैं सुमित पंत की, ये आपको याद रखना। इससे अलग की जो उपलब्धि है जो हमारे एग्जाम में अब तक पूछी गई है और जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, आपको याद रखना है। जैसे इनकी एक महत्वपूर्ण मासिक पत्रिका आती है जो 1938 में जारी की गई थी। इनकी एक पत्रिका आती है, पत्रिका का क्या नाम है? तो पत्रिका का नाम है रूपाब। रूपाब पूछी गई है हमारे एग्जाम में, किसकी पत्रिका है? तो बताना सुमित पंत की है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य उपलब्धि, इन्हें छायावाद का विष्णु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपको याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु बोला जाता है। तो छायावाद का विष्णु किसे बोला है? सुमित्रानंदन पंत को। ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में आती रहती है, इनकी उपलब्धि आपको याद रखना है। ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, और इतने ही है, यही क्वेश्चन घूमते रहते हैं सब। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? ये हमारा जनसंचार से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने बताया सभी टॉपिक जो हमारे महत्वपूर्ण है उन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है, सब अपने लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। इसमें पूछा गया है भारत में टेलीविजन की विधिवत शुरुआत कब की गई थी? विधिवत शुरुआत बताना है। क्वेश्चन बदल जाएगा, अगर होता सिर्फ टेलीविजन की शुरुआत तो अलग है, और टेलीविजन की विधिवत शुरुआत अलग हो जाता है। अब देखो, अगर होता भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई है, तो याद रखना जो हमारा टेलीविजन शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन होता टेलीविजन शुरू किया गया तो बताना 1959 में हमारे यहाँ टेलीविजन शुरू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इससे अलग जो आपको याद रखना है, टेलीविजन विधिवत रूप से, टेलीविजन विधिवत रूप से कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 1965 में भारत में टेलीविजन विधिवत रूप से शुरू किया गया था। और इसी तरह से क्वेश्चन ये आया हुआ है हमारा, आपको याद रखना। अगर टेलीविजन तो 1959 और विधिवत रूप तो 1965। अब बात कर लेते हैं जो सन दिया गया ऑप्शन नंबर सी, इसे भी खराब नहीं जाने देंगे, इसे भी आपको याद रखना। 1993 1993 में हमारे यहाँ एफएम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। एफएम की शुरुआत कब की गई? 1993। अब क्वेश्चन आया 1957 ऑप्शन नंबर डी, यहां कब किसकी शुरुआत की गई है? तो याद रखना यहां आकाशवाणी की शुरुआत की गई है। आकाशवाणी की शुरुआत कब की गई? तो बताना 1957। चारों सन इंपोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आते हैं, जनसंचार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, आपको याद रखना। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे नंबर बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब नहीं कर पाते हैं, ये हमें ही करने होते हैं जो हमारी प्रैक्टिस चल रही होती है। क्वेश्चन देखते हैं अगला जो हमारा दिया गया है, और इसमें पूछा गया है एक वाक्यांश पूछा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और क्या पूछा है इसमें देख लेते हैं। एक शब्द का चयन करने हैं, जीने की इच्छा। क्या पूछा है? जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है, क्या हमारा वाक्यांश होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया हमारा जिज्ञासु, क्या ये होगा? उसके बाद जिजीविषा, जिगुसु, उसके बाद पिपासु। क्या हमारा आंसर होगा इसमें से? चारों ऑप्शन का अर्थ इच्छा होता है, लेकिन इच्छा अलग अलग है। बात कर लेते हैं, देखो जो दिया गया है जिज्ञासु, इसका क्या अर्थ होता है? तो याद रखना जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। अगर होता जानने की, कुछ जानना, जानने की इच्छा रखने वाला, तो हो जाता हमारा जिज्ञासु। उसके बाद जीने की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होती है? तो बताना जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है। शुद्ध वर्तनी में भी आता है, आपको याद रखना। छोटी बड़ी छोटी मात्रा इस तरह से इसमें लगती है, जीने की इच्छा, जिजीविषा। उसके बाद जो दिया गया है जिगुसु, तो इसका शुद्ध रूप जो होता है ये इस तरह से होता है, आपको याद रखना है। ये शुद्ध रूप है इसका, ये इस तरह से होता है जिगुसु। जो यहाँ लिखा ऑप्शन में गलत है, हमने शुद्ध लिख दिया, जिगुसु होता है। इसका क्या अर्थ होता है? तो याद रखना किसी पर विजय पाने की इच्छा,
किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना क्या होता है? तो याद रखना जिज्ञासु होता है। उसके बाद जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी पिपासु, तो इसका अर्थ होता है पानी पीने की इच्छा या पीने की इच्छा, पीने की इच्छा रखने वाला। अब कुछ को ये लग रहा होगा सर रखने वाला लिखना जरूरी था, हाँ जरूरी था। ठीक है, पिपासु है तो पीने की इच्छा रखने वाला, तो चारों का आंसर बता दिए गए हैं, आपको याद रखना है। क्या होता है? पहला जिज्ञासु जानने की इच्छा, जीने की इच्छा जिजीविषा, उसके बाद जिज्ञासु क्या होता है? विजय पाने की इच्छा, उसके बाद पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासा होती तो पीने की इच्छा हो जाती। ठीक है, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक करते हुए चलते। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्या पूछा है? नग का अनेकार्थी शब्द नहीं पूछा है। कौन सा नहीं है? पर्वत, सूर्य, सर्प और हाथी, कौन सा होगा जो हमारा सही आंसर नहीं इसमें होगा? तो याद रखना पर्वत भी होता है, नग, सूर्य भी होता, सर्प भी होता, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, हाथी नहीं होता, नग नहीं होता। अगर देखो ये हो जाता नाग, नाग सांप वाला, तो हाथी का हो जाता, लेकिन यहां सिर्फ भैया नग लिखा हुआ है, नग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ को लग रहा होगा कि सर होता है, नाग होता है, नग नहीं होता। क्वेश्चन आपके सामने है, हर टॉपिक से क्वेश्चन होने वाले हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा है? साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। वर्तनी अशुद्ध कौन सी है? साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गलत लिखा है। हस्तक्षेप नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्ता नहीं होता, हस्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा हमारा, जो नया टॉपिक हमारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पूर्वी हिंदी भाषा में नहीं आती? कौन सी भाषा है हमारी जो पूर्वी हिंदी में नहीं आती? पूर्वी हिंदी यदि आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो हमने ट्रिक से कर रखी है, बस आपको भी याद रखना है। क्या बोलते हैं? पूर्वी हिंदी में आती है हमारी अब 6, अब और 6 ऐसे कर दो, ऐसे हो जाएगा अवधि, वैसे हो जाएगा हमारा बघेली, और 6 से क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो कौन सी बची? सर बची हमारी बुंदेली, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो फिर ये कहां आती है? तो ये आती है पश्चिमी हिंदी में, पूर्वी हिंदी में नहीं आती। बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में हमारी सर्वाधिक बोली आती है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक बोली कहाँ आती है, तो बताना पश्चिमी हिंदी में। कितनी आती है? तो बताना सर 5 आती है। कौन कौन सी होती है? तो ये आपको याद रखना है। जैसे आ जाएगी हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली किस में आएगी? हमारी पश्चिमी हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना ब्रज भाषा, जिसे हम काव्य की भाषा भी कहते हैं। उसके बाद एक आएगी हमारी हरियाणवी। ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद होगी हमारी एक क्वेश्चन जो पूछा गया है बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी में, एक होती है कन्नौजी। तो ये हो गई हमारी 5, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज, खड़ी बोली, और ऑप्शन नंबर डी में दी गई है बुंदेली। ये हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा, इसमें सर्वाधिक बोली आती है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी हिंदी से कौन सी नहीं आती, तो बुंदेली नहीं आती। अब जो आपको याद रखना है नेक्स्ट चीज, आप यहाँ हो तो अपडेट हो और फुल अपडेट हो, आप पूरी तरह से लोडेड हो। और इसमें पूछा गया अवधि, तो पूछा जाए अवधि की कुछ उपबोलियां आती है। क्या होती है? उपबोली, जो अब हमारे एग्जाम में पूछने लगी है। तो इसकी उपबोली आती है अवधि की, याद रखना। एक आती है हमारी कोसली, ठीक है, और दूसरी का नाम क्या आता है हमारा? बेशवाड़ी। कोसली और बेशवाड़ी किसकी उपबोली है? कहना सर अवधि की उपबोलियां हैं 2। अगला आ गई हमारी बघेली, क्या इसके अंतर्गत भी आती है? तो इसके अंदर आती है रवाई। क्या नाम है? रवाई। छत्तीसगढ़ी की भी बोली आती है 2, बताना आती है सर। एक तो आती है लरिया, ले, री और या, और दूसरी आती है खलटाई, खल टाही। ये आती है उपबोलियां हैं जो मैंने लिखी है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन बनते रहते हैं उपबोलियों से, अपडेट रहना है। कोसली, बेसवाड़ी, रवाई, बघेली,
उसके बाद लरिया खलटाई छत्तीसगढ़ी। ठीक, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, अपना पूरी डिटेल में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो बताया जाएगा पूरा विस्तार पूर्वक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हमेशा रिपीट होते रहते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। जो शब्द हमारे हमेशा होते हैं, और ये भी फिक्स है कि जो लिखाए जाएंगे या जो बताए जाते हैं उन्हीं में से आते हैं, आपको याद रखना है। जैसे एक शब्द आता है हमारा सदा बहुवचन में, पहले लिख देते हैं हम, जैसे होश उड़ गए बोलते हैं ना, तो होश हमारा हमेशा बहुवचन है, इसका एक वचन नहीं होता। बाल शब्द हमेशा बहुवचन है, एक वचन नहीं होता। होश, उसके बाद समाचार, समाचार, उसके बाद दाम, बढ़ गए वाला दाम एक शब्द है, ये बहुत ज्यादा आता है, अक्षत, आपको याद रखना है। उसके बाद जो और बहुवचन में आते हैं प्राण, और ये हमारा शायद क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कौन सा शब्द सदा बहुवचन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राण, अक्षत। उसके बाद शब्द आएगा, आपको याद रखना, बाल, कभी एक वचन में नहीं आते। उससे अलग आंसू, एक आंसू नहीं निकलता, जब निकलते हैं तो फुलाते हैं आंसू। उससे अलग हस्ताक्षर, सिग्नेचर। ठीक है, तो ये शब्द होते हैं हमारे हमेशा बहुवचन, इसी में से आना है, इसकी गारंटी आप लिखवा के ले सकते हो, इसके बाहर नहीं आते, अब तक ना आए हैं ना आएंगे। अक्षत वाला शब्द आपको याद रखना है, सदा बहुवचन वाले शब्द याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, कपड़े खरीदे हैं राधा के लिए, और राधा को दे दिए जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, यही तो बात है। अब मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, वाक्य में कारक बताना है। अब देखो, कपड़े खरीदे, वस्त्र खरीद लिए गए, और वस्त्र खरीदे गए हमेशा के लिए। और जब कभी भी हम कारक करते हैं, और कारक में हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज जब सदा के लिए दे दी जाए, ऐसी चीज जो सदा के लिए दे दी जाए, तो कौन सा कारक होता है हमारा? तो होता है संप्रदान कारक। अब मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, अब राधा के कपड़े खुद तो नहीं पहनेंगे, राधा ही पहनेगी, सदा के लिए दे दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो याद रखना, जब कभी कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए, आंख बंद करके, कारक चिन्ह कुछ नहीं देखना, सदा के लिए दे दी, हमेशा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। चाहे आप इस तरह से भी हो, देखो नेक्स्ट, जैसे अगर मैं शब्द लिख देता हूं, इतने में ही बताना आपको, नमस्ते और जी, और क्वेश्चन पूछ दो ना इसमें, नमस्ते जी में कारक बता दो। जो अब आते हैं क्वेश्चन, तो आप बता देना, सर नमस्ते तो हमेशा के लिए दे दी, अब वापस तो नहीं ली जाएगी, तो नमस्ते में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक। और बताते हैं, जैसे कोई चीज है देवी देवताओं को समर्पित है, देवी देवता को समर्पित चीज है कोई भी चीज, जैसे हवन की सामग्री देवी देवताओं को समर्पित है। ठीक है, अब देवी देवताओं को कोई चीज चढ़ा दी, तो वो सदा के लिए दे दी, वापस नहीं ली जाएगी, नमस्ते सदा के लिए दे दी। ठीक है, कोई उपहार दे दिए गए हैं, कोई चीज सदा के लिए दे दी जाए, कारक चिन्ह नहीं पहचानना, आंख बंद करके संप्रदान कारक लगा दो, आप बात भी कुछ नहीं आएगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया हमारा, इसमें करण कारक होता है, तो इसमें एक साधन का बोध होता है। किसका? साधन का बोध होगा, ये 100% होगा, साधन का बोध होगा। जैसे किसी चीज से जाना, इसमें प्रयोग किया जाएगा से का, साधन के रूप में। सोहन बस से घर जाता है, तो किससे जाता? बस से, बस एक साधन है। अपादान बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग हो जाना, अपादान अलग हो जाने का भाव करता है। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विस्तार पूर्वक कर चुके हम कारक के बारे में, कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। बताइए क्या पूछा है इसमें? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। उन्मेष पहले दिया गया आगत, उसके बाद दिया गया तद्भव, उसके बाद दिया गया है तत्सम, उसके बाद दिया गया देशज। बताइए उन्मेष हमारा क्या शब्द है? देखो ये हमारा तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका तद्भव क्या? तद्भव ये है, तो तत्सम क्या होगा? तो याद रखना, उन्मेष, उन्मेष होता तो हमारा तत्सम हो जाता, उन्मेख है तो हमारा तद्भव है। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है, कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ खिलवाड़ नहीं, जैसा क्वेश्चन आए उसी तरह से अपने क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? मिश्र वाक्य क्वेश्चन पूछा है।
अब देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक चीज क्लियर होगी, या तो वो वाक्य होगा सरल वाक्य होगा इन चारों ऑप्शन में से, या वो हमारा संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि मिश्र वाक्य नहीं है ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो कौन सा सरल नहीं है कौन सा ठीक है, या तो कौन सा सरल है संयुक्त है। पहले दिया गया यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, मिश्र वाक्य है, वही बच्चा है बैल ने मारा। आगे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा बी दिया गया है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, सही है। उसके बाद नेक्स्ट वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, सही है। ऑप्शन नंबर डी अपने आप हो जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, बस यही हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया हमारे ब्राह्म चिन्ह से। क्या पूछा गया है इसमें, ब्राह्म चिन्ह बताना हमें कौन सा ब्राह्म चिन्ह होगा, परिभाषा के साथ पूछा गया है। और क्या दिया गया है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, पहला पॉइंट तो यहां तक है, सही है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। अब इसे मत छाड़ने लग जाना, ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन को समझना, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। और आगे क्या दिया गया है, विचार के तार अर्थात बोलने की जो चीजें हैं वो टूट जाए, वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही है। ये क्वेश्चन पूछा है हमारा, आपको बताना है। इससे पहले जो चीजें आपको याद रखनी है विराम चिन्हों के बारे में, विराम चिन्हों के बारे में। संख्या कितनी होती है, सभी को पता है 20 हमारे विराम चिन्हों की संख्या है। बात कर लेते किस आदमी के तहत है, किस व्यक्ति ने बताई थी, तो व्यक्ति आते हैं कामता जी प्रसाद द्वारा। विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20 बताई गई है। उससे अलग जो आपको याद रखना है, ये जो हमारे विराम चिन्ह है कहां से लिए हमने, तो ये हमने अंग्रेजी भाषा से लिया है, लेकिन अंग्रेजी भाषा से 20 के 20 नहीं लिए गए हैं, क्योंकि एक विराम चिन्ह होता है हमारा पूर्ण विराम, कौन सा, पूर्ण विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह का प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा में नहीं करते हैं। किस विराम चिन्ह का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं करते, तो बताना, पूर्ण विराम का हम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग नहीं करते। इसी के जैसे और आपको याद रखना, एक होता हमारा योजक, योजक विराम चिन्ह जो होता हमारा, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग हम अपनी संस्कृत भाषा में नहीं करते, सही है। एक और याद रखना आपको, एक होता हमारा टिप्पणी सूचक, टिप्पणी सूचक विराम चिन्ह, इसका प्रयोग कहां नहीं करते, तो स्टार लगा देना और कहना सर टिप्पणी सूचक का प्रयोग हम अपना हिंदी भाषा में नहीं करते। तो टिप्पणी सूचक हिंदी में नहीं आता, योजक चिन्ह संस्कृत में नहीं आता, पूर्ण विराम अंग्रेजी में नहीं आता, जबकि विराम चिन्हों की संख्या टोटल कितनी है, तो 20 आती है, ठीक है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बताना, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। नई चीजें, नई जानकारी आपको याद रखना, ठीक है। टिप्पणी सूचक हिंदी में नहीं आता। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। अब देखो जो दिया गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जहां हमारा वाक्य लास्ट में आकर रुक जाए, ये तो है, जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, तो जब अंतिम रूप लेती है तो हम लगा देते हैं पूर्ण विराम, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और पूर्ण विराम जो लगा जाता है सभी को पता है, इसका प्रयोग हम अपना अंग्रेजी भाषा में नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं उद्धरण चिन्ह। तो जो हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं, ये दो भेद होते हैं इसके, पूछा जाए भेद कितने होते हैं, तो बताना, इसके हमारे दो भेद होते हैं, कितने, दो। दो कौन कौन से, तो बताना, इकहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें एक का प्रयोग किया जाता है इस तरह से, एक होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह जो इस तरह से आते हैं। उम्मीद करता हूं उद्धरण चिन्ह समझ में आए होंगे। उसके बाद दिया गया हमारा अल्प विराम, अल्प विराम विराम चिन्हों का राजा है, अल्प विराम विराम चिन्हों का राजा होता है, याद रखना। ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है, ऐसा विराम चिन्ह जो शब्दों के स्थान पर आता है तो कहना अल्प विराम है, विराम चिन्हों का राजा तो कहना अल्प विराम है, ठीक, इतना याद रखना। योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह हमारा इस तरह से होता है, और इसका प्रयोग हम योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत में नहीं करते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, दो में कंफ्यूजन होता है, अभी क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह बताओ। एक चिन्ह है ये हमारा, तो इसे बोलेंगे योजक चिन्ह,
योजक चिन्ह। एक इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे निर्देशक बोल देंगे। क्लियर है? तो आपको याद रखना है योजक और निर्देशक में निर्देशक बड़ा होता है, योजक थोड़ा छोटा होता है। तो ये विराम चिन्हों से क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर निकला। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारा, जो पूछा गया है, काटो तो खून नहीं में हमें कहावत बतानी है, अर्थात मुहावरा बताना है। काटो तो खून नहीं, कौन सा हमारा आंसर होगा? पहला दिया गया है पीड़ा शांत हो जाना, दूसरा बिल्कुल निर्जीव हो जाना, तीसरा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा हो जाना। बताओ। काटो तो खून नहीं, सीधे खड़े हो जाते हैं, अर्थात स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार आया होगा, अब भी देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है। और क्या पूछा गया है? सूरदास जी के बारे में पूछा है, जो जन्म से अंधे थे। सूरदास जी हमारे जन्म से अंधे थे, ये आपको याद रखना है। अगर आप ये बता सकते हो तो बड़ी कृपा होगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सूरदास जो हमारे जन्म से अंधे थे, इन्हें किस व्यक्ति ने बताया है। वो बताने वाले कवि का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस व्यक्ति ने सूरदास जी को जन्म से अंधा माना है। ये पहले हम कई वीडियो में अपनी बता चुके हैं। अब यहाँ क्या पूछा है? गुरु का नाम पूछा है। तो अगर पूछा जाए कबीरदास जी के गुरु का नाम, तो रामानंद है। कबीरदास जी, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना, कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। सही है। लेकिन जो हमारे सूरदास जी पूछे, इनके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। किसके गुरु का नाम है? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पूछा गया अलंकार से। जेते तुम तारे, अर्थात जितनों की नैया आपने पार लगाई है। जिते तुम तारे, तेते नभ में न तारे, अर्थात जितने की नैया आपने पार लगाई है, इतने तो आसमान में तारे नहीं है। जेते तुम तारे, या तुम तारे, जितने तुमने तारे हैं, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। अर्थात तारे तारे दो बार आया और दोनों बार अर्थ भिन्न होया। आंख बंद करके लगा दो हमारा यमक अलंकार, बिना टाइम वेस्ट किए। सही है। उपमा अलंकार की पहचान होती है, इसमें सा सी से आते हैं, सा सी और से आते हैं। रूपक अलंकार की पहचान है, इसमें योजक चिन्ह आता है, पहली बात। दूसरा, इसमें आरोप लगाया जाता है। और तीसरी बात, इसमें क्वेश्चन हमारे जो हमारे शब्द होते हैं वो रिपीट नहीं होते, इसमें तारे तारे रिपीट हुआ है। उपमा में सासी होते हैं, ऊपर सासी नहीं है। श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, इसमें एक शब्द एक बार आएगा और अर्थ उसके भिन्न होंगे, वहां हमारा श्लेष होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा बचा? यमक अलंकार बचा। ठीक, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन हमारे इस तरह से चलते रहते हैं। इससे अलग की बातें जो हमारे एग्जाम में रिपीट होती रहती है अलंकार के बारे में, पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं। भेद पूछा है, भेद तो बताना। उपमा अलंकार के सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो ये भी याद रखना हमेशा के लिए। पहला होता पूर्ण उपमा, दूसरा होता लुप्त उपमा, और तीसरा होता मालो उपमा। पूर्ण, लुप्त और मालो, ये याद रखना। रूपक अलंकार के बारे में आरोप लगाया जाता है, योजक चिन्ह इसमें आता है, दोनों चीजें याद रखनी है। इसके भेद पूछे जाएं तो बताना रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है सडग, दूसरा निडग, और तीसरा होता है पारंपरिक। ठीक, याद रखना। इससे अलग एक और चीज रूपक अलंकार के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है रूपक अलंकार का सम्राट किसे कहते हैं? किस व्यक्ति को रूपक अलंकार का सम्राट बोला गया है? तो याद रखना हमारे तुलसीदास जी को बोला गया है रूपक अलंकार का सम्राट। बात कर लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है आदि यमक अलंकार, आदि यमक अलंकार। दूसरा होता मध्य, और उसके बाद होता अंत। ठीक है। श्लेष अलंकार जब पूछ लिया गया, शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता, भेद होते हैं 2। दोनों भेद आपको याद रखने। पहला होता है सैभंग और दूसरा अभंग। ठीक है, याद रखना। सैभंग अभंग किसके भेद है? तो याद रखना ये हमारे श्लेष अलंकार के भेद पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं
और पूछा भी गया, हमारे ही पेपर में पूछा गया है कि सैभंग और एभंग किसके भेद है, तो श्लेष के भेद है। आदि मध्य अंत किसके हैं, तो यमक के। ठीक है, सडग निडग और पारंपरिक हमारे रूपक के हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखते हैं अगला 15। आपके सामने है क्वेश्चन, पूछने का तरीका देखो। आपसे पहली बोला है आपको अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, अपडेट रहना है, जो हमारा एग्जामिनर है उससे आगे रहना है। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन एग्जाम में आ गए और उसके बाद अब हम बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपडेट बिल्कुल। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन सिर्फ स्पर्श व्यंजन से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन, चारों संयुक्त व्यंजन है ऑप्शन में, क्षय त्रय ज्ञ और श्रेय सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। कौन सा संयुक्त व्यंजन है जो सिर्फ स्पर्श व्यंजन से बना है? क्वेश्चन ये है इसमें जो हमारा पूछा गया है, कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है जो केवल स्पर्श व्यंजन से बना है। कोई परेशानी नहीं है, आप यहां हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सब सोल्व करके देखेंगे आंसर आ जाएगा। श्रेय को तोड़ेंगे तो कै और सैम आ जाएगा। तो क्या जो है हमारा स्पर्श व्यंजन है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि स हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं होता तो ये क्या होता हमारा उष्म संघर्षी व्यंजन होता है, तो ये तो नहीं होगा। त्रय की बात कर लेते हैं, इसमें तय आता है और रय आता है। तय हमारा स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल सही है, लेकिन रय हमारा सर अंतस्थ व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जय ज्ञानी को देख लेते हैं जो दिया गया है, इसमें हमारा जय स्पर्श व्यंजन है और अइया भी स्पर्श व्यंजन है, तो क्वेश्चन का आंसर तो मिला हमें ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बात कर लेते अगला जो दिया गया हमारा, तो याद रखना ये श्रेय होगा और अगला जो दिया गया हमारा इसमें हमारा रह आ जाएगा। कहानी ये है, इस प्रकार आपको याद रखनी है कि देखो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा संयुक्त व्यंजन सिर्फ स्पर्श व्यंजन से बना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जय और अइया दोनों हमारे स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कौन सा हमारा संयुक्त व्यंजन है जिसमें स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, तो बताना सर फिर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा स दिया गया है ये हमारा उष्म संघर्षी है और जो हमारा रह है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त व्यंजन हमारा जो सिर्फ स्पर्श व्यंजन से बना है, तो ज्ञानी हो जाएगा। किस संयुक्त व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं होता, तो हमारा श्रेय हो जाएगा। ठीक, बाकी जैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे संयुक्त व्यंजन से उसी आधार पर हम आंसर लगा देंगे। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते इन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विजातीय व्यंजन कहते हैं। ठीक, इन्हीं का नाम है, अपडेट रहो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपके सामने है, बड़माला से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन आ गए बड़माला से, कोई बात नहीं। बड़माला कंठस्थ होनी जरूरी है, जबान पे बिल्कुल 100%। क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजन का सही क्रम। संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन हमारे 4 होते हैं, लेकिन यहां तो क्रम पूछ लिया। बताइए आप किस आधार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या हमारा क्रम होगा। सबसे पहले क्या आता है, तो क्रम हमारा इनका सदैव क्या रहता है, पहला हमारा सबसे बड़ा वाला स आता है, उसके बाद हमारा संस्कृत वाला स आता है, फिर हमारा हिंदी वाला स आता है और लास्ट में हमारा है आ जाता है। तो ये हमारा प्रयोग है, किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बना हमारा डी, स और श है। ठीक है, याद रखना है। अब इनके बारे में इनका चीर हरण कर लेते हैं, जो क्वेश्चन ये बना देते हैं, आपको याद रखना है। जो हमारा बड़ा वाला स होता है इसका उच्चारण हमारा तालु होता है, संस्कृत वाले स का उच्चारण हमारा मूर्धा होता है, जिसे मूर्धन्य बोल देते हैं। हिंदी वाला स जो होता है हमारा, इसका उच्चारण हमारा दंत होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर तो कंठ होता है। ठीक है, याद रखना। अन्य चीजें जो है से हमारे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसे और क्या क्या कहते हैं, इसे एक हम हंस पद कहते हैं। हंस पद किसे बोला गया है को हम हंस पद कहते हैं। उसके बाद इसे ही हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य ध्वनि। काकल्य ध्वनि किसे बोला गया, तो बताना है को काकल्य ध्वनि बोला गया, हंस पद। अन्य नाम बताओ इसका, तो बताना इसे ही हम स्वर यंत्र कहते हैं। तो देखो है के ही नाम है ये, आपको याद रखना है, उच्चारण स्थान का पता चल जाता है। ठीक है, तो इनसे बनने वाले संघर्षी व्यंजन, आज क्रम पूछा है, कल के दिन को कुछ और पूछा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, आप जुड़े हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 संधि पूछ ली है कि इसमें कौन सी हमारी संधि होने वाली है। निम्नलिखित शब्दों में से क्या बताना है, स्वर संधि का चयन करना है। कौन सी संधि पूछी है इसमें, स्वर संधि पूछी गई है, कौन सी है,
क्या दिया गया है? तपोगुण जो दिया गया है हमारा पहला तपोगुण। क्या होगा इसमें? तो इसमें तो हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, तपेधन गुण हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है रामायण, राम धन अयन, स्वर संधि ए का रिपीटेशन है बिल्कुल। क्या हो जाएगा? राम धन अयन रामायण, स्वर संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अतैब, अतैधन एब, विसर्ग संधि हो जाएगी। उसके बाद सज्जन, सत धन जन, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 18। नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं और पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय नहीं है, सिर्फ उपसर्ग पूछे। किस शब्द में हमारा उपसर्ग नहीं दिया गया है? पहला दिया गया है अप, उपसर्ग। अपवाद में तो अप उपसर्ग है, बिल्कुल सही है, अप उपसर्ग हमारा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पराजय, परा उपसर्ग होता है जो हमारा संस्कृत का होता है, अलग से जय हो जाएगा। प्रभाव, प्रय होता है, ये तो बस बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी ओ, उपसर्ग तो होता है लेकिन बचा हुआ शब्द धना कुछ नहीं होता, तो ओ उपसर्ग तो होता है, धना नहीं होता, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना है, हमारे क्या होते हैं? ये शब्दांश होते हैं, अर्थात उपसर्ग हमारे शब्द का एक अंश होते हैं। जितने भी उपसर्ग होते हैं सब हमारे क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं, अभिकारी होते हैं। इससे अलग की जानकारी पूछा जाता है, भेद कितने होते हैं? तो बताना सर, भेद होते हैं उपसर्ग के 3। पहला कौन सा होता है? संस्कृत के उपसर्ग जो हमारे 22 होते हैं, हिंदी के उपसर्ग जो हमारे 13 होते हैं, उसके बाद उर्दू के उपसर्ग जो हमारे 19 होते हैं। तो ये भेद होते हैं, याद रखना, संस्कृत, हिंदी और उर्दू के। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक शब्द पूछा है। असल में क्वेश्चन जो पूछा जाता है अनुकरणात्मक क्रिया पूछी जाती है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है, इन्होंने शब्द पूछ लिया है तो क्वेश्चन आता अनुकरणात्मक क्रिया बतानी है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। परिभाषा अनुकरणात्मक शब्द की, तो आपको एक चीज याद रखना, ऐसे शब्द जो हमारे ध्वनि के प्रभाव से बनते हैं, ध्वनि के प्रभाव से बनते हैं, परिभाषा खत्म। ऐसे शब्द जो हमारे ध्वनि के प्रभाव से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक कहते हैं। सर उदाहरण के तौर पे बताओ, तो याद रखना जो हमारे ध्वनि आवाज से बनेंगे, देखो जैसे चटपट, आवाज चटपट की आवाज आती है ध्वनि से। उसके बाद खट खट, चटपट खटपट। उसके बाद जो धम धम की आवाज आती है तो याद रखना धम धम, तो बन रहे ना ध्वनि से, बस ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद धम धम फिर आ जाएगा धड़ धड़, ठीक। उसके बाद खड़ खड़, और खड़खड़ी हमारा क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर निकल आएगा। चटपट खटपट धम धम हड़ हड़ धम धम जो भी होते अनुकरणात्मक होते, परिभाषा याद रखो, बाकी 1000 क्वेश्चन बना लेंगे हम इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अनुकरणात्मक शब्द पूछा है, क्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होती है, तो जो ध्वनि के प्रभाव से बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अनुकरणात्मक क्रिया होती है, जैसे चटपट खटपट धम 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 धड़ धड़, और यहाँ क्या दिया है? खड़खड़। ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वो सब टॉपिक होते हैं हमारे जो हमारे ऐड होते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं। अपडेट रहो, चीजें अपडेट होती है, दुनिया अपडेट हो गई, फोन अपडेट हो गए, बस हम ही अपडेट नहीं होते और शिक्षा अपडेट नहीं होती, जबकि हमारी पुस्तकें भी अपडेट हो चुकी हैं। हर साल नई पुस्तकें बढ़कर आती हैं। देखो क्वेश्चन, ठटेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। 20वां क्वेश्चन आपके लिए है। आप यहां तक आते हो, आंसर नहीं देते, ये भी अपना एक रूल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आंसर देते तो थोड़ा अच्छा लगता, लेकिन दुनिया में हमेशा अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीजें जो बुरी लगती है। आपको इसका आंसर देना है, इसकी उम्मीद करूंगा आप आंसर दोगे। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।